हेलो एवरीबॉडी। सो इट्स थीम 1, ब्रेक बीट्स एंड बोन्स, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्चुअली बाय मिस्टेक वो वीडियो कट हो गया था, तो क्योंकि हो जाता है यार, मीन्स इट्स माई फर्स्ट, सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दोज थिंग्स। सो इट रिमेन्स डिसाइफर्ड। तो ठीक है, वो जो एक स्क्रिप्ट है जिसको हम जब तक डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब समझ नहीं पाए हैं, तो चूँकि हम समझ नहीं पाए हैं तो अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। और जो हिस्टोरियंस है बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई डिसाइफर कर लेने की, भाई पता चल जाए, बट नहीं कर चल रही है। अब डिसाइफर का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री के जो सिंबल्स होते हैं कैसे समझा जाता है। अगर आपको इंटरेस्टिंग में से, एंटरटेनिंग में से देखना है तो आप हिस्टोरिकल मूवीज़ देखो। कुछ मूवीज़ हैं जिनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है इंडियाना जोन्स, टॉम रेडर। इन सब चीज़ों को आप देखो यार, जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है ना उन्हें आप देखो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लोगों को जितनी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल, जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हुई हैं ब्लॉकबस्टर, वो हिस्टोरिकल ही हैं। आर हिस्टोरिकल मूवी, पुष्पा हिस्टोरिकल, ऑफ कोर्स मॉडर्नली हिस्टोरिकल बट हिस्टोरिकल, बाहुबली हिस्टोरिकल, जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं सब हिस्टोरिकल। स्टिल पीपल डोंट लाइक हिस्ट्री, उनको लगता है बोरिंग है, और उसी पे लोग सीटी मारते हैं। पता नहीं ये डबल साइडेड वर्ल्ड मेरे को समझ में नहीं आता, सच में बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ ना, हिस्ट्री इसको लोग बोलते हैं इतना बेकार सब्जेक्ट है। भाई जो बाहुबली मूवी में ऑडियो विजुअली दिखाया गया है, वही तो आपकी कहानियों में टेक्स्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। तो आपको टेक्स्ट में जो लिखा हो और उधर लिखा हो, उसमें फ़र्क क्या है भाई? बात तो एक ही है। अगर आप इमेजिनेशन स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं, ऑफ कोर्स इमेजिनेशन इज़ ऑल्सो एन आर्ट, तो वो अगर आपका अच्छा है तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आई डोंट डिपेंड ऑन मूवीज़। एक बुक दे दो तो मेरे को बाहुबली से कम लगती नहीं है मेरे को वो बुक। सो दैट्स वाई आई लव हिस्ट्री यार। लोगों को पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता। वो मूवी देख लेंगे हिस्टोरिकल, बट उनको हिस्टोरिकल बुक पढ़ना पता नहीं कि क्या फट जाती है ना। चलो, लेट्स मूव अहेड। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they have left behind. Of course जो स्क्रिप्ट है वो तो हमने डिसाइफर हम नहीं कर पाए हैं, उसका मतलब क्या होता है मैं नहीं पता चला है, बट तब भी हम बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, बिकॉज कई चीज़ें हैं जो उन्हें छोड़ के गए हैं वो। तो उनसे हमें पता चल जाता है कि कितनी सारी चीज़, मतलब क्या क्या वो करते थे, कैसे लाइफ होती थी, लाइफ स्टाइल कैसे होती थी। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दे हैव लेफ्ट बिहाइंड वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट दैट। ओके, अब आप पूछोगे वो कैसे? जैसे कि मान लो कोई घर है, ठीक है, जैसे कि सच में की बात है, ये हड़प्पा में जो घर होते थे उनमें कोर्टयार्ड विजिबल नहीं होता था फ्रॉम द आउटर गेट, मतलब कोई बाहर के दरवाजे से आंगन को नहीं देख सकता था। ठीक है, मतलब जो मेन गेट है उसके जस्ट आगे आंगन वाला गेट नहीं होता था, उसकी साइड में होता था। इससे क्या होता था कि डायरेक्टली विजिबल नहीं था कोर्टयार्ड। आपको अंदर घुसना पड़ेगा अगर आपको आंगन में जाना है, तो फिर एक राइट या लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। उससे मालूम नहीं चलता है ना कि वहाँ पे जो लोग थे वो प्राइवेसी कंसर्न होते थे। इनफैक्ट जो हमने देखा है कि उनके घरों में जंगले भी नहीं होते थे। मतलब ये था कि वो लोग प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते थे। इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहली बात प्राइवेसी वो चीज़। सेकंड कि वहाँ पर चोरियाँ बहुत होती थी, चोर बहुत होते थे। थर्ड, जो मेन प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स होते थे वो आंगन में रखते थे। तो देखो, सिर्फ एक स्टाइल ऑफ बिल्डिंग से, हाउस से हमें ही पता चल चुका था कि उनकी महंगी चीज़ें कहाँ रखी जाती थी, चोरी कितनी होती थी। तो एक थोड़े से तो कहते ना, वो तो हिस्टोरियन की नज़र तुम्हारे लिए एक तिनका तिनका है, एक छोटा सा आर्टिफैक्ट, मान लो सिर्फ एक आर्टिफैक्ट का पुराना सा ऑब्जेक्ट है, बट फॉर अ हिस्टोरियन दैट्स नथिंग। वो उसके लिए एक पूरी दुनिया है। ठीक है ना, उसके लिए वही चीज़ एक बहुत बड़ा वैल्यू लेके जाती है। वो एक छोटी सी जिनके से एक स्टोरी बना सकता है। दैट्स द पावर ऑफ अ हिस्टोरियन। इसलिए हिस्टोरियन बनना आसान नहीं होता बाबू। आपने सीआईडी में देखा होगा किस तरीके से दो चार चीज़ों से वो पूरी वारदात की एक स्टोरी बना देता है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ पड़ी इधर है तो मतलब इस डायरेक्शन से गोली चली होगी, फिर यहाँ पे लड़ी होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट की होगी, यहाँ पे इसने ये छोड़ा होगा, फिर इस प्रोसेस में ये हो गया होगा। तो किस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों से कहानी बना देते हैं। जैसे अगर आपने बिग मैजिक पर अकबर बिरबल देखी होगी, या फिर आपने सीआईडी देखा होगा, वो चलो वो उधर तो शो चलो इंटरटेनमेंट पर्पज़ से बनाए जाते हैं, बट एक्चुअली में जब आप देखोगे, जब हिस्टोरियंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ बनाते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में की जो लास्ट में आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं पूरी स्टोरी को। ठीक है, चलो। देयर हाउसेज, पॉस्ट, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, है ना, जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके बेसिस पर हम अब एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं
कि ऐसी कैसी चीज़ें होती रही होंगी, उनका कल्चर किस तरीके का हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि उनके हाउसेस हो सकते हैं, उनके पॉट्स हो सकते हैं, घड़े हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स, उनकी ज्वेलरीज यानी जो वो लोग पहना करते थे, टूल्स, उनके हथियार औजार किस जिनका वो इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी कर सकते हैं, तो वो टूल्स हो गए। एट द सेम टाइम लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक सील्स। ठीक है, तो जितना भी हम ऑफ कोर्स अगर हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, अगर हैं भी तो हमसे अगर डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास और भी सोर्सेज हैं जिनसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का उस वक्त दुनिया होगा वहाँ पे। ठीक है, लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज। हम किस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन है कि मान लो कि 10-15 चीज़ें अगर मिल गई, हमें एक खड़ा मिल गया, 10 घर मिल गए, 3-4 चीज़ें मिल गई, और तो उससे हम कैसे एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पूरे एक से तो कहते हैं ना 1 brings 2 and 2 brings 4। एक चीज़ से 2 चीज़ें निकल जाती हैं, 2 से 4 निकलती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अभी, अगर आंगन इतना लोग जंगला नहीं बना रहे हैं, आंगन छिपा रहे हैं, इसका मतलब है कि चोरी बहुत होती थी। अगर चोरी बहुत होती तो चोरी करते क्या थे, तो चोर होते तो वो रहते कहाँ थे। तो एक चीज़ कई सारी चीज़ों को के लिए रास्ता खोल देती है। सो किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जाती है, किस तरीके से स्टोरी बनाई जाती है, और वो जो स्टोरी बनाई जाती है वो किस तरीके से चेंज भी होती है। कहते हैं ना कि एवरी न्यू इन्फॉर्मेशन ब्रिंग्स अ न्यू एवरी न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्स योर रिसर्च टू ए न्यू डायरेक्शन। हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी जो नई सोच है उसे बदलती है। ठीक है, ऑफ कोर्स इन इवन लाइफ नए नए इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ गोल्स को, लाइफ प्लानिंग को बदल देते हैं। उसी तरीके से कोई भी रिसर्च हो रही होती है या फिर किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी सिविलाइजेशन पर या कहीं भी, हर एक नई इन्फॉर्मेशन शायद कई बार होता क्या है कि कई बार हाँ ड्रास्टिक चेंजेस भी ला सकता है, तो और स्मॉल सटल चेंजेस भी ला सकता है। ठीक है, मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ऐसा ऐसा ज़िंदगी होता था, मतलब कोई नया घड़ा निकला या फिर कोई नई कॉइन निकली या फिर कोई सील निकला या फिर कुछ ऐसा घर खोज आ गया, तो उससे शायद हमें कई बार होते हैं क्या है कि जो हमारी धारणाएँ होती हैं उसमें थोड़ा बहुत स्मॉल चेंजेस भी आते हैं, लेकिन कभी कभार ड्रास्टिक चेंजेस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे मान लो मैंने अभी बोला आपसे कि जो हड़प्पा के घर होते थे उनमें जो कोर्टयार्ड था वो विजिबल नहीं होता था, मतलब वहाँ पर चोरियाँ होती थी। लेकिन मान लो कि तभी मेरे को एक और एक्सप्लोरेशन हुई वहाँ पर, जिसमें मेरे को ये पता चला कि एक्चुअली वो घर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नहीं थे, वो एक्चुअली वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के घर थे। मतलब ये कि हड़प्पा वालों का वो घर नहीं था, जो हड़प्पा वालों का घर था बहुत कमज़ोर होता था, वो भस चुका है, वो अब नहीं है। वो जो एक्चुअली घर थे वो मेसोपोटामिया वाले जो आए हुए थे उन्होंने बनवाए थे, तो वो उनके घर थे, जो कि वो जो ट्रेडर्स थे तो हड़प्पा में आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना घर बनवाया था फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। तब हमें पता चला कि नहीं भाई, हड़प्पा वाले तो घर बचे ही नहीं, तो मेसोपोटामिया वाले घर हैं जितने भी हैं, ये ट्रेडर्स का इलाका है। और मतलब ये कि ट्रेडर्स अपनी प्राइवेसी को कंसर्न रखते थे, हड़प्पा वाले तो एकदम खुल्लम खुला ज़िंदगी जीते थे। वो तो वो बस आराम से छत डाला, 2-4 पाए डाल दिए, ख़त्म काम ख़त्म। ये तो मेसोपोटामिया वाले थे जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स का चिंता था। तो देखो हर एक नई इन्फॉर्मेशन सटल चेंजेस भी ला सकती हैं, मतलब छोटे छोटे चेंजेस, और बड़ा चेंज भी ला सकती है, कहानी में भी ट्विस्ट ला सकती है। ठीक है, जैसे साहू मूवी में पहले बोला गया कि छोड़ो वो सब, कहानी में मत घुसो। तो यही बात है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो हड़प्पा के घर में सच में ऐसा होता था कि वो लोग कोर्टयार्ड को विजिबल नहीं रखते थे फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स। बट हु नोज़, आगे जाए कोई नई रिसर्च आए और हमें कुछ और एक कहानी को एक नया रुख मिले। चलो लेट्स मूव ऑन। हड़प्पन दिस टाइम ब्रेक ब्रिक्स दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड। आप कहाँ तक हम बढ़ चुके हैं? इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर हम का अच्छा पीछे मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था, सॉरी। येट वी नो अबाउट ग्रेट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सॉरी, मैं कभी लॉस्ट हो जाता हूँ एक्चुअली, मैं स्क्रॉल करते रह जाता हूँ और मुझे पता नहीं चलता है, मैं क्योंकि हो जाता है कभी कभार ना। जस्ट कोऑपरेट विथ मी समटाइम्स, ओके? ठीक है, लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट। ये हमने अभी कर लिए। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल, ये भी हो गया। ऑफ कोर्स देर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो। एंड ऑफ कोर्स कई सारे एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर जो अभी तक हम नहीं जानते हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और हम जान भी नहीं सकेंगे। इनफैक्ट एक फैक्ट भी है कि अभी तक जितना हमने हड़प्पा एक्सकेवेट किया, आई थिंक 10 to 20% है। मतलब जितना हम मोहनजोदारो आजकल देख रहे हैं वो एक्चुअली 10 to 20% है।
अभी अगर हम पूरा खोद दें तो शायद और बड़ी सिटी भव्य निकल के आ जाए, मतलब उसकी 5 गुना बड़े होने के आसार हैं अभी मोहनजोदारो के, जितना तुम देख रहे हो वहाँ पे। एक्चुअली अभी तुम हड़प्पा जाके देखोगे, तुम वीडियोस देखना हड़प्पन सिविलाइजेशन के टूर के, तुम लगेगा यार थोड़ा छोटा है भाई, तो गाँव जैसा है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा बहुत एक्सकेवेट हुआ है ना, अभी तो बहुत कुछ दबा हुआ है अंदर नीचे, ठीक है। लेकिन जो एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट है अभी उसको परमिशन नहीं दे रहा है, बिकॉज कहीं ऐसा हो जाए कि मान लो कि एक्सकेवेशन के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम शायद जो है उसको भी खो दें, इसलिए अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है, अभी रिस्क नहीं लिया जा रहा है उस रिस्क ना। हालांकि माउंटेन ड्यू पिए नहीं है इसलिए लगता है ऐसा कर रहे हैं वो, पी लेंगे तो फिर हो सकता है कि फिर हम 100% एक्सकेवेट कर दें, लेकिन अभी वो नहीं करा जा रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स कई सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते अभी तक, और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, बिकॉज यू नो उस वक्त, अब भाई मान लो आज के ज़माने 2022 के बारे में अगर कोई लड़का अगर जानना चाहेगा 1000 साल बाद, तो आराम से जान सकता है। मान लो यूट्यूब पर जाएगा, सर्च करेगा 2022 ब्लॉग, आराम से उसको सारा वीडियोस मिल जाएंगे, तो जान जाएगा कैसा होता था दुनिया इस वक्त। लेकिन हमें अगर 1000 साल पहले का जानना होगा तो फिर हम कैसे जानेंगे, कोई रास्ता ही नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। और ये भी 1000 साल की बात नहीं है, 5000 साल की बात है। तो ऑफकोर्स अब जो रिकॉर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो अब डिलीट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, डिलीट बोल दिया मैं। तो अब हम पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारी 100% इन्फॉर्मेशन को गैदर अप कर लें। तो या ऑफकोर्स एक एज अ हिस्टोरियन आपके पास वो करेज होना चाहिए कि कम से कम इन्फॉर्मेशन में भी आप इंटरप्रेट कर सको उस चीज़ की मीनिंग, ठीक है। चलो, टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। टर्म्स मतलब वो भारी भरकम वर्ड्स जिसको हम मुंह पे फेंक के मारते हैं। सेकंड इज प्लेसेस, यानी कौन जगह, एंड टाइम। अभी इन सब वर्ड्स का मीनिंग तो मुझे सबको पता है। चलो, मतलब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, मतलब सिविलाइजेशन को हम कभी कभार कल्चर वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, ओके। अब व्हाट इज़ कल्चर अगर मैं बोल दूँ तो सुनो, अभी रुक जाओ, फिर उसको जस्ट होल्ड ऑन। Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in a style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. According to archaeology, अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज़ कल्चर तो मेरा डेफिनेशन मत बोल देना कि कल्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको अगर आप पूछे कि व्हाट इज़ कल्चर तो मत देना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट दिस इज द डेफिनेशन। स्टार्टिंग में देखो तुम क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर इन दिस वे, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल वे से इसका जो आंसर होगा वही होगा, बिकॉज देखो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है टाइम पे और जियोग्राफी में प्लेस पे। तो यहाँ पे देखना लास्ट में लिखा है जियोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम ये इंपॉर्टेंट है डालना, बिकॉज हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आप टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक, चलो हाँ, ये एक चीज़ और चीज़ है कि ये जो डेफिनेशन ऐसे याद कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद ये एग्ज़ाम में आने लायक पोटेंशियल क्वेश्चन है ये, क्योंकि एकदम है ना, व्हाट इज़ कल्चर अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट करके आ सकता है ये। तो आप इसको याद रट्टा मार लेना इसको, ठीक है, हूबहू रट्टा मारना, बिकॉज अगर तुम ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो नंबर से भी कई बार छेड़छाड़ हो जाता है, और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये चीज़, ठीक है। तो कल्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कल्चर उन ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है जो कि डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो कि यूनिक होते हैं स्टाइल में, जो कि एक साथ पाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक टाइम पे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ तलवार, तो तलवार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ताल ढाल तलवार सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन आज इसका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। आज इसका यूज़ हम बस शो वो अब ड्रामास के लिए किया जाता है अब इसका इस्तेमाल। अब तो एक्चुअली में हम फॉर फाइटिंग, अब तो हम जाओ तुम सेना तो अब बंदूक से लड़ रही है, अब कौन सा हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर फाइटिंग पर्पसेस, फॉर आर्मी इन आर्मी, है ना। पहले तो आर्मी में यही इस्तेमाल होता था, पहले बंदूकें नहीं होती थी, पहले आर्मी तलवार लेके बैठी होती थी, ठीक है। तो ये जो तलवार है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, जो कि बेसिकली है ना एक स्पेसिफिक टाइम में पाया जाता था। तो उस वक्त जो इंडियन कल्चर जो था वो डिफरेंट था। देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना कल्चर, तो आर्कियोलॉजिकल वे में हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम देखो कह रहे हैं ना स्टार्टिंग में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। तो कल्चर इज़ रिप्लेसेबल बाय सिविलाइजेशन। तो जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल वे से बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि कल्चर ही सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की उन्हें बात किया जा रहा है। कल्चर को बेसिकली तुम ये कह सकते हो ना, सिविलाइजेशन इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हो। बट
फॉर द डेफिनेशन पर्पस आप इसे लिख सकते हो। बट एक्चुअली कल्चर का जो मेन डेफिनेशन होता है वो ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली कल्चर का मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है वो। सोशियोलॉजी में भी तुम जाओगे तो लोग तो एक्जैक्टली तो कल्चर को डिफाइन कर नहीं पाया, बट एक्चुअली इसका मतलब जस्ट फॉर अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन आप कह सकते हो कि चाल चलन, रहन सहन, खान पान, ये सब इसे वो कल्चर कहते हैं। बट एक्चुअली आप यहाँ पे तो अब लिख नहीं सकते हो सब कि खान पान रहन सहन को कल्चर कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल वे से हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको। आप थोड़ा रट्टा मारे ना, कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव और यूनिक इन स्टाइल, यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इन द केस ऑफ हरप्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स वर सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बिग ब्रिक्स। ओके, अब देखो, अब कई लोग पूछते हैं ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कैसे, कितना कहाँ तक था, वो कैसे डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि गुजरात में कोई एक साइट है जो खोजी गई। अब आपको कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो साइट थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी, या फिर ये जो बीड था या वेट था या सील था वो सब एक यूनिफॉर्मिटी में थे। नहीं समझ में आया? देखो, इसको समझने के लिए नेक्स्ट लाइन और पढ़ना पड़ेगा मेरे को, तभी समझ में आएगा पूरा बात। These objects were found from areas as far apart as अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, एंड गुजरात। देखो, अभी बताया इसने कि जो इंडस वाले सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ तक था, वो अफगानिस्तान में भी था, जम्मू तक था, बलूचिस्तान में था और गुजरात में था। ठीक है, इतना वाइड स्प्रेड, मतलब कई देशों को कवर कर रहा था। इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी इतनी बड़ी थी कि अफगानिस्तान पे भी तक उसकी पहुंच थी, जम्मू, बलूचिस्तान, जो कि पूरा आधा पाकिस्तान समझ लो उसे, और गुजरात। अब एक्सटेंट कैसे डिसाइड की गई? देखो, हमने क्या पाया खोज कर, एक्सकवेशन से, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि जो गुजरात में जो वेट्स पाई गई है ना, जिससे ट्रेडिंग में नापी जाती है ना, वेट्स जो पाई गई, जो आज किलो बटाखरा जिसे हम कहते हैं, बटाखरा, वो जो पाया गया गुजरात में, उसका जो वेट्स था वो सेम वेट का बटाखरा और सेम साइज, सेम शेप का बटाखरा अफगानिस्तान में पाया गया। उसी सेम साइज़ का जम्मू में और बलूचिस्तान में पाया गया। इससे क्या मालूम पड़ा कि कोई एक लीडर था जो इस सारी चीज़ों को डिसाइड करता था कि जो लोग हैं वो किस वेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इससे मालूम पड़ता था कि देयर वॉज अ कैपिटल सिटी, देयर वॉज अ वन लीडर जो सारे एक चीज़ों को डिसाइड करता था। और इससे पता चलता था कि जितने भी सिटीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि, और क्या बोल रहा है, देखो अपने वर्ड वो कल बोलते हैं कि डिस्टिंक्टिव क्यों वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, देखो क्योंकि ये यूनिक है। मेसोपोटामिया के जो बटखरे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बटखरे से अलग है। तो इस हिसाब से क्या है, वो हमारा जो बटखरा है वो क्या है, डिस्टिंक्टिव है। दैट्स वाई, इसलिए तो कह रहा है कि दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स। जो ऐसे स्टोन ब्लेड्स, ऐसे वेट्स इस सिस्टम के हिसाब की जो वेट्स और सिस्टम के सील्स वगैरह थे वो कहीं और सिविलाइजेशन में नहीं पाए गए थे, वो सिर्फ हड़प्पा में ही पाए गए थे। जैसे कि ब्रिक्स है ना, जैसे कि ब्रिक हो गया आपका ईटा, ठीक है, एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स, लास्ट में लिखा ना, इवन बेक्ड ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स हैं, अब वो कैसे हैं, अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ईटा को देखकर हमें पता चल गया हमें कि, फॉर एग्जांपल सिंपल सा बात है, अगर जस्ट फॉर ए प्रैक्टिकल सेंस, अगर मान लो तुम्हारे आजू बाजू में कोई एक साइट तुम्हें मिलती है जहाँ पे कैसे कोई खंडहर मिलता है जो तुम्हें लगता है कि पोटेंशियल ये 5000 साल पुराना हो सकता है, और तुम्हें चेक करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था कि नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उसके ईंटे का साइज़ देखना है। अगर उसके ईंटे का साइज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइज से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। और सेम साइज़ का सोचो, सेम साइज़ का ईंटा गुजरात में पाया गया, सेम साइज़ का ईंटा बलूचिस्तान में पाया गया, सेम अफगानिस्तान में पाया गया। इसका मतलब है कि भैया एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। ये डिफरेंट सिटीज़, सेटलमेंट्स नहीं है, एक सिविलाइजेशन है ये। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, वाई दिस वॉज अ कंट्री। देखो, जैसे कि इंडिया में एक पैरामीटर सेट होता है, अगर अभी मैं बहुत आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। 9.0 इंटू 4.2 इंटू 2.7, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट राइट, यही होता है। हाँ, यही होता है, 9.0 इंटू 4.2 इंटू 2.7 इंचेस। ये एक पैमाना है कि इससे इतने का ही जितने भी देश में भट्टियाँ होंगी वो इसी ईंटे का ईंट बनाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल मान लो कोई कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं घर बन रहा है,
और मान लो बीच में ही ईटा ख़त्म हो गया, ईटा लेने गए तो भट्ठी पे ईटा ख़त्म है, तो आपको किसी और भट्ठी में जाना पड़ेगा। अब किसी और भट्ठी में गए, वहाँ पर चला गया, वहाँ का जो ईटे का साइज़ है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा भाई, अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ ना ईटे के साइज़ में, तो आपका बिल्डिंग भस सकता है। इसलिए पूरे देश में सिर्फ एक साइज़ का, हर देश का अपना होता है, जैसे कि रशिया का भी होता है, स्वीडन का है, जैसे कि बताया जाता है, इट्स अ फैक्ट कि स्वीडन के जो ईंटें होते हैं वो सबसे लंबे और सबसे पतले होते हैं। जितने भी ईंटें होंगे स्वीडन में, तुम जाके देखना, वहाँ पे 9.8 इंचज़ की लंबाई होती है, जो कि इंडिया की ईंटें से 0.8 अधिक है, और पतली होती है वहाँ की ईंटें थोड़ी सी। 2.4 वहाँ की ब्रेथ है, हमारी ब्रेथ है 2.7 की, ठीक है। जस्ट फॉर अ फैक्ट, स्वीडन रशिया की जो ईंटें होती हैं लंबी पतली होती हैं, और इंडिया की जानती हो तुम 9.0 इंटू 4.2 इंटू 2.7 है ना, 9.0 लंबाई, 4.2 चौड़ाई, और जो हाइट रहती है वो 2.7 की होती है, ठीक है। तो देखो, अब समझ गया कितनी इंपॉर्टेंस है, छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ज़िंदगी में। अगर मान लो अगर एक साइज़ की ईंटें ना बने पूरे देश में, सोचो क्या होगा, कितनी बिल्डिंगें धंस जाएंगी 1 सेंटीमीटर। इसलिए समझ रहे हो ना, इसलिए जो हड़प्पा में भी तुम देखो, जितनी भी ईंटें थी वो सभी सेम साइज़ की थी, सेम लेंथ ब्रेथ हाइट की। इससे मालूम पड़ता है कि कोई तो था जो कंट्रोल कर रहा था। लेकिन मेसोपोटामिया में उस साइज़ की ईंटें नहीं है, रोम में, ग्रीस में उस साइड की ईंटें। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो लीडरशिप था अलग था। जैसे स्वीडन का अलग है, रशिया का अलग है, इंडिया का अलग, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसी तरीके से डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी। बेसिकली जो आज हम टर्म कंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं वही था वहाँ पे सिविलाइजेशन वर्ड से इस्तेमाल होता था। समझ गए आप बात? चलो, अफ़गानिस्तान तुम जानते ही हो, जम्मू जानते हो, अब तो जम्मू कश्मीर बन गया, जम्मू एक सिटी भी अब बन गई, लेकिन अब जम्मू सिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जहाँ से उमरान मलिक बिलोंग करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उमरान मलिक बाय द वे इज़ माई फास्टेस्ट बेस्ट बॉलर, एक्चुअली इज़ बेस्ट बॉलर, इज़ माई फेवरेट बॉलर यार। और जम्मू जानते हो तुम, लद्दाख में 2 सिटीज़ पड़ती हैं, लेह और कारगिल। जस्ट फॉर अ इन्फॉर्मेशन, माई फादर इज़ अ रिटायर्ड आर्मी सोल्जर, सो एंड और उन्होंने कारगिल में लड़ाई की है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। चलो, बलूचिस्तान जानते हो तुम, बलूचिस्तान इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल सिटी एक्चुअली, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। आपको पता ही होगा बलूचिस्तान कितना कंट्रोवर्शियल है। बेसिकली समझ लो कि बांग्लादेश की हालत है उसकी, मतलब वो चाहता है कि पाकिस्तान से अलग हो, बट वो हो नहीं सकता। एक्चुअली मेरे को इन्फॉर्मेशन इस पर है नहीं उतना, तो मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन इतना ही है कि यू नो 40% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के अकेले उतना पास उसके, मतलब साउथ वेस्ट का पूरा हिस्सा है बलूचिस्तान, जो कि 40% ऑफ द एरिया, मतलब करीब आधा पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% होती है, पूरे पाकिस्तानी पॉपुलेशन की पूरी 10% ही वहाँ पे रहती है। काफ़ी स्पार्स इलाका है बलूचिस्तान, सैंडी, यू नो, बहुत रॉकी सैंडी टाइप ऑफ जगह है, काफ़ी एरिड जगह है बेसिकली, हाँ ना। वहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बहुत मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए पाकिस्तान ऑफ कोर्स नॉट वांट्स कि वो अलग हो। बट ऑफ कोर्स अभी 15 अगस्त के भाषण में कुछ साल पहले शायद प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था बलूचिस्तान का, तो एक उम्मीद जगी थी बलूचिस्तान वालों के, जैसे जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया, उस तरीके से बलूचिस्तान को भी एक नया देश बना देगा, बट वो हुआ नहीं। खैर वो सबको छोड़ो, लेट्स मूव अहेड। बाय द वे, बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, और एक टीम भी है PSL है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इफ़ यू नो। उसमें शायद जेसन रॉय खेलते हैं, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। जैसे मैंने बताया कि जो हड़प्पा थी वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, दैट्स वाई उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा है। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 6 सरकम, इसे सरकम कहते हैं एक्चुअली, सिरका कहते हैं, सिरका, तो वहाँ पे लिखा हुआ है C. स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड सिरका एंड मीन्स अप्रॉक्सीमेट। चूँकि हम श्योर नहीं हैं कि कब से कब तक था इसका एक्सटेंड, इसलिए हम सिरका वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2600 से लेकर 1900, आप गूगल पे जाओगे, फिर कहीं बुक्स का कंसल्ट करोगे तो आपको कहीं 2600 से 1900 दिखेगा, कहीं आपको 2500 से 1800 दिख सकता है, कहीं आपको 2700 से 2000 दिख सकता है। इनफैक्ट जब मोहनजोदारो मूवी में क्या है लिखा है, मतलब 2022 में शायद 2021-18 या फिर 22-18, मतलब 2000 के करीब उन्होंने एंड किया है मोहनजोदारो को, मतलब उनके हिसाब से 2000 में एंड हुआ था, बुक के हिसाब से 1900 में एंड हुआ था, कहीं पे 1800 में एंड हो रहा है। तो इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, वेरी कन्फ्यूजिंग कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब इसकी एंड हुई थी, बट एक आइडिया है कि हाँ 2600 से 1900 के बीच में ही है, ठीक है। तो हम सरकम इसलिए रख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, इस C. की जगह अगर आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सको तो वही बोल सकते हो। लिखने में C. लिख देते हैं, लेकिन बोलने में अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा बेटर होता है। सो बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली
2600 यानी 2600 से लेकर 1900 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब आज से 2022 साल माइनस करो और उसके 1900 माइनस करो और 2600 के बीच वाला, ठीक है। देयर वर अर्लियर लेटर कल्चर्स, जैसा मैंने बोला कि सिविलाइजेशन में जब तुम पीरियड ऑफ टाइम डाल दोगे तो कल्चर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2600 से 1900 जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। उसके पहले यानी 2600 से पहले उसे कहा जाता है अर्ली हड़प्पन कल्चर, और जो 1900 के बाद है वो कहा जाएगा आपका लेट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। वही चीज़ आगे सेंटेंसेस में वही लिखा हुआ है कि देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स, मतलब 2600 से 1900 के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से 1900 के बीच में थी, लेकिन अर्लियर और लेटर कल्चर्स भी थे। अब भाई एक बैग तो स्पॉन्टेनियसली प्रकट तो नहीं हुए थे लोग वहाँ पे, धीरे धीरे लोग आए थे वहाँ पर, धीरे धीरे आके धीरे धीरे जंगली से इंसान बने वो लोग, ठीक है। तो हाँ, 2600 से लोग इंसान 2600 में इंसान लोग बन गए थे, इतना है, 2600 में लोग इंसान बन गए थे। लेकिन उसके पहले जंगली तो थे, लेकिन जंगली तो थे ना। जैसे बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि बिग बैंग से पहले देयर वाज नथिंग, पर नथिंग तो था ना मतलब कुछ समझे। तो इसके पहले जो भी वहाँ पे जो भी कुछ है उस रीजन में, उस जोग्राफिकल एरिया में, उस पीरियड ऑफ टाइम में 2600 से पहले जो भी कुछ है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ रहे आप कल्चर का मीनिंग यहाँ पे बैठा हो तुम, जो भी कुछ था वो उसको कहा जाएगा हम अर्ली हड़प्पन कल्चर। और 1900 जब बाढ़ आई या सुनामी आई या फिर अर्थक्वेक आया या फिर सूखा या फिर जो भी आया, 1900 के बाद जो भी कुछ है बचा या फिर जो भी कुछ रहा खंडहर टाइप जो भी है जस्ट बाद 1900 के बाद, वो उसको कहेंगे हम लेट हड़प्पन कल्चर। उस वक्त 2-4 लोग जो बच गए होंगे, फिर 2-4 लोग जो हैं वो बचे होंगे, अगर खंडहर अगर सूखा पड़ा होगा फिर जो भी हुआ होगा तो उन लोग को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है लेट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। यही बात है। सो एक आप समझ गए, 2600 से पहले उसको कहेंगे अर्ली हड़प्पन कल्चर, 1900 के बाद जो है उसे कहेंगे मैच्योर हड़प्पन कल्चर, और लेट हड़प्पन कल्चर, और 2600 से 1900 के बीच में मैच्योर हड़प्पन कल्चर। मैच्योर हड़प्पन कल्चर को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ओके, द हड़प्पन कल्चर civilization sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from these cultures, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दूंगा ना तो आपको समझ लेना है कि मैं मैच्योर की बात कर रहा, मैं अर्ली पोस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि ये छोटा सा टर्म है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, आगे जाकर आप सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। व्हाट इज़ कल्चर, इसका डेफिनेशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। बेसिकली कल्चर 2 टाइप्स के होते हैं, मेडलिस्टिक कल्चर, नॉन मेडलिस्टिक कल्चर। मैं चाहूँ तो कल्चर में भी घंटों बोल सकता हूँ, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि उसमें डीपली जाना चाहिए। लेकिन जब हम कल्चर बोलते हैं तो हमारा मतलब यही होता है आमतौर पे कि रहन सहन, चाल चलन, खान पान, ठीक है, यही होता है। और हमारा जो देश है कितना कल्चरली डाइवर्स है, तो हम सभी बात जानते हैं। कहते हैं ना कि वाणी और पानी ये घाट, मतलब कहते हैं ना ये बहुत बदलती रहती है। वाणी मतलब भाषा और पानी मतलब वाटर मीन्स खान पान, है ना। तो ये बहुत बदलता है इंडिया में हर कदम पे। तो इट्स वेरी डाइवर्स कंट्री है, सो ना इंडिया इज़ लाइक अ होल वर्ल्ड इन इटसेल्फ। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग्स को। हालांकि मेरा पहला वीडियो था तो मैं एक्चुअली अपने आप जो ट्रू सेल्फ है मेरा, मैं उसे दिखा नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हंसाता रहता हूँ, बट एक्चुअली इस वीडियो में उतना हंसा नहीं पाया और काफ़ी ज़्यादा मैंने फ्लक्चुएट किया, मैंने अच्छे से, मैं कई बार स्टैमर कर गया, मैं कैसे टॉपिक्स थे जो मैंने मिस कर दिए, कई सारे वर्ड्स मिस कर दिए मैंने, कई सारे टर्म्स मिस कर दिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो जस्ट कॉपरेट विथ मी राइट नाउ। और अगली जो वीडियोज़ होंगे, जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वालिटी है मैं वो बढ़ाते जाऊँगा, इंक्रीज़ होते जाएगी। और फॉर श्योर अभी, लेकिन आई थिंक इट्स बड़ा डिसेंट यार, इट डिसेंट। आप वीडियो, आप बीट्स वेट्स और ब्लेड्स को देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से सिस्टमेटिक वैसे क्या जा रहा है। तो दैट वाज इट फ्रॉम द फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियोस में हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सब्सटेंस स्ट्रेटजीज़ पे जाएंगे, फिर ऐसे करते करते हमारे एक टॉपिक करते करते लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर